हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास एक सोनी का सेट है। और ये जो सोनी का सेट है, इसमें अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि हमारे पास इस सेट में प्रॉब्लम क्या देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है, इसमें कुछ हमें यहाँ पर वर्टिकल बार की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। और ये जो सोनी का सेट है, इसमें जो पैनल कंपनी ने यूज करा है, अगर मैं आपको यहाँ पर पैनल का नंबर दिखाता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पैनल का जो मॉडल नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं HV320X2-2181, यानी कि ये एक BOE कंपनी का पैनल है। और अगर आपके पास भी इस तरीके से पैनल आते हैं और आपको रिपेयरिंग करने में प्रॉब्लम आती है, उस पैनल को रिपेयर नहीं कर पाते हैं, पैनल को कहीं और देना पड़ता है, थर्ड पार्टी करवाना पड़ता है, जिससे आपकी अर्निंग कम हो जाती है। तो अगर आपको भी ट्रेनिंग लेनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करें, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इस पैनल को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो पैनल को चेक करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मल्टीमीटर को अभी हम DC वोल्ट की रेंज पर सेट करेंगे और यहाँ पर पैनल की सभी बेसिक वोल्टेज को चेक करेंगे। बेसिक वोल्टेज में जैसे आपकी इनपुट वोल्टेज होती है 3.3 वोल्ट होती है, तो इन सभी वोल्टेजेस को हमें चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इस IR को यहाँ से निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना दे हमें चेक करते समय। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी हमारे पास ये BOE का पैनल है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर एक जो है हमें फ्यूज देखने के लिए मिलना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अब ये जो फ्यूज है दोस्तों, इस फ्यूज के ऊपर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्यूज पे मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। आउटपुट अगर चेक करता हूँ तो आउटपुट में भी मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। दोस्तों ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ जाती है? ये 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारी इस DC टू DC IC में। और ये जो DC टू DC IC है, ये DC टू DC IC कंपनी ने जो यूज करी है RT9955, यहाँ पर रिचटेक कंपनी की IC कंपनी ने यूज करी है। बेसिकली इस DC IC के अलावा भी यहाँ पर 3-4 IC हैं जो चल जाती हैं, जैसे 5562A। ये IC भी आप इसकी जगह लगा सकते हो, इक्विवेलेंट IC होती है। ये सारी चीजें हमें स्कीमेटिक से पता चलती है, डाटा शीट से पता चलती है, जब हम डाटा शीट पे काम करते हैं। और जब आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों यहाँ पर आती है DC टू DC IC में, सबसे पहले DC IC का काम होता है यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई को बनाना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वोल्टेज मेंशन है जिसका नाम है DVDD। DVDD पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो 3.3 वोल्ट की सप्लाई मुझे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मुझे 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि 3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। यानी इसके अंदर जो बक कन्वर्टर कंबाइन होता है वो 3 वोल्ट का है, और यहाँ पर 3 वोल्ट हमारे परफेक्ट मिल रहे हैं हमें, यानी कि बक कन्वर्टर हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब दोस्तों ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई है, ये जाती है हमारे यहाँ पर देखोगे तो एक टिकॉन IC है, और इसके अंदर 2 रोम IC लगी हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सोनी के जितने भी पैनल आते हैं उनके अंदर डबल रोम IC लगी होती है, क्योंकि सोनी जो सेट होता है वो प्रोटेक्शन वाला होता है, उसको पैनल ID चाहिए होती है, SCL ST चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपके जो 2 रोम IC लगी हैं, इन दोनों की रोम IC की पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट मिलने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर चेक करता हूँ तो इस पे अगर मैं देखता हूँ तो इसकी जो पिन नंबर 8 है, तो यहाँ पर इसकी पिन नंबर 8 है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पे भी मुझे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब ये 3 वोल्ट दोस्तों यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के साथ साथ इस टिकॉन IC को भी 3 वोल्ट की सप्लाई जाती है। अब ये 3 वोल्ट इसको जाने के बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो इस टिकॉन IC की एक रिक्वायरमेंट और होती है, जिसको हम बोलते हैं 1.2 वोल्ट या 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर कंपनी ने एक LDO यूज करा है। इस LDO के अगर इनपुट की मैं बात करूँ तो इनपुट अगर आप देखोगे तो 3.3 वोल्ट इनपुट ले रहा है। और अगर आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो आउटपुट आप देखोगे यहाँ से 1.2 वोल्ट या आउटपुट में निकाल रहा है। अगर यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज भी दे रहा है तो आपकी इस टिकॉन IC पे आपकी 1.2 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर वोल्टेज आपको मिलने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर मुझे 1.2 वोल्ट भी मिल रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, यानी कि इस टिकॉन IC की सभी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। जब टिकॉन IC की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो ये टिकॉन IC DC टू DC IC को एक इनेबल वोल्टेज भेजती है। इनेबल वोल्टेज जो होती है इसकी पिन नंबर 9 पर आती है, क्योंकि ज्यादातर जो ICयां होती है पिन नंबर 9, पिन नंबर 7, पिन नंबर 21 या पिन नंबर 31, इसकी यही इनेबल पिन्स होती हैं ज्यादातर जो हमें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे ही इसकी IC पे इनेबल आता है तो इनेबल आने के दौरान यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपका एक सर्किट बना हुआ है, जहाँ पर एक डायोड और एक कॉइल लगी है, ये आपका एक बूस्ट सर्किट होता है। बेसिकली इस DC टू DC IC के अंदर 2 कन्वर्टर कंबाइन होते हैं, एक स्टेप डाउन का होता है जो 3 वोल्ट बनाता है, और एक स्टेप अप होता है जो आपका यहाँ पर AVDD वोल्टेज बनाने का काम करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई अगर मैं देखता हूँ
तो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है डायोड के एनोड पॉइंट पे, और डायोड के अगर मैं कैथोड पे चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पर बूस्ट सप्लाई मिलनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो वोल्टेज मिल रही है वो यहाँ पर 16 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यानी कि अभी जो हमारा एवीडीडी का सर्किट है, ये सर्किट भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अगर इस सर्किट भी आपका परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है तो आगे अगर आप देखोगे तो इसमें एक कंपनी ने एक यहाँ पर मॉसफेट लगा रखा है। दोस्तों ये जो मॉसफेट लगा होता है ये एज अ प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। यहाँ पर ये पी चैनल का मॉसफेट होता है। अगर आप इसको सोर्स टू ड्रेन शॉर्ट कर देते हैं तब भी ये काम करता है, लेकिन अगर कंपनी ने यहाँ पर कोई कंपोनेंट लगाया है तो आपको भी कंपोनेंट की जगह रिप्लेस करना है कंपोनेंट को, कोई जंपर या जुगाड़बाजी करके वहां पर नहीं देना है। तो यहाँ पर अगर मैं सोर्स पर चेक करता हूँ तो देखोगे आप सोर्स में मुझे 16 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और अगर यहाँ पर मैं ड्रेन पर इसके गेट पे चेक करता हूँ तो गेट इसका लो होना चाहिए। गेट इसका लो कितना होना चाहिए, 16 से कम वोल्टेज इसके गेट पे होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो मुझे जो वोल्टेज मिल रही है वो यहाँ पर 11.45 वोल्टेज मिल रहे हैं, यानी कि 11.45, यानी कि यहाँ पर 11 वोल्ट मिल रहे हैं। अभी 11 वोल्ट की सप्लाई मिलने के साथ साथ हमें पता चलता है कि इसका गेट लो हो चुका है, तो इसके ड्रेन पर आपकी एवीडीडी वोल्टेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे मुझे 16 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर एवीडीडी वोल्टेज भी आपकी ओके है तो आगे इसमें जो वोल्टेज बनती है, जैसे आपकी एवीडीडी के बाद वीजीएच, वीजीएल, एचएवीडीडी, वीकॉम, ये सारी वोल्टेजेस बनती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने 2 डायोड ये लगा रखे हैं और एक डायोड यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये जो दोनों डायोड लगा रखे हैं कंपनी ने, अब ये जो 2 डायोड आप देख रहे हैं चार्ज पंप सर्किट के हैं, और ये जो डायोड है आपका नेगेटिव सर्किट का है। बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपकी वीजीएल बनेगी, और चार्ज पंप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज को पंप करके वीजीएस में कन्वर्ट करा जा रहा है, इसलिए इसका नाम होता है चार्ज पंप और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। इस आईसी के अंदर 2 चीजें कंबाइन होती हैं दोस्तों। पहली चीज होती है इसमें पॉजिटिव स्विचिंग के लिए होता है और एक नेगेटिव स्विचिंग के लिए। पॉजिटिव स्विचिंग से आपका वीजीएच बनता है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एवीडीडी जो सप्लाई है, ये एवीडीडी सप्लाई डायरेक्ट इस डायोड पे जा रही है, तो आप देखोगे यहाँ पर एवीडीडी आ रहे हैं, और यहाँ पर ये एवीडीडी से जो आउटपुट वोल्टेज निकल रही है आप देखेंगे तो यहाँ पर आउटपुट 20 वोल्ट निकल रही है, और ये 20 वोल्ट दूसरे डायोड को जा रहे हैं। दूसरा डायोड अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर दूसरे डायोड पे आप देखोगे 20 वोल्ट की सप्लाई है, और ये जो फाइनल डायोड जो आउटपुट करेगा वो यहाँ पर सीधा वीजीएच आउटपुट करेगा। तो वीजीएच ये देखोगे तो आप 26 वोल्ट की सप्लाई मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। क्योंकि क्या होता है अलग अलग पैनल में अलग अलग वोल्टेज बनती है, किसी में 30 बनती है, किसी में 26 बनती है, किसी में 22 बनती है, 25 बनती है। तो अलग अलग पैनल का हिसाब होता है, अलग अलग तरीके से वोल्टेज कंपनी ड्राइव कराती है। अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक डायोड और लगा हुआ है जो कि हमारे एक वीजीएल सर्किट के लिए लगा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं इस सर्किट पे यहाँ पर वोल्टेज चेक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है वो यहाँ पर -7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यानी कि अभी हमारी जो वोल्टेज है वीजीएच, वीजीएल, एवीडीडी, ये सारी वोल्टेजेस बन रही है, और फिर भी आपके पैनल में वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आती है। तो देखिए मैं आपको सीधा सिंपल सा साधारण सा इसका रास्ता बताता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर आपको करना क्या होता है, देखोगे तो आप यहाँ पर आपको एक टीकॉन आईसी देखने के लिए मिल रही है। ये जो टीकॉन आईसी होती है दोस्तों, इस टीकॉन आईसी से अगर आपके सिग्नल गेट कॉफ तक नहीं पहुंचते तब भी आपकी इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब भी आप कोई पैनल रिपेयर करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो पैनल है वो जीआईपी है या नॉन जीआईपी है, क्योंकि पैनल के अनुसार ही पैनल को हम रिपेयर करते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ सिग्नल भी कंपनी यहाँ पर टीकॉन आईसी से ले रही है गेट के लिए। तो इन सभी सिग्नल्स को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा टीपी सिग्नल की अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 150 मिलीवोल्ट की सप्लाई मिल रही है, और 150 मिलीवोल्ट के साथ साथ आगे चेक करते हैं पीओएल पे हमारा 1.6 के अराउंड वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1.626 यहाँ पर आपकी वोल्टेज मिल रही है, यानी कि ये वोल्टेज भी बिल्कुल ओके है। फिर आगे अगर हम दोस्तों चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टेस्टिंग पॉइंट और होते हैं। जैसे यहाँ पर एक टेस्टिंग पॉइंट है हमारा सीपी का, सीपीवी पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पर 1.2 के अराउंड वोल्टेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे 1.3 वोल्ट के अराउंड हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल रहे हैं, यानी ये वोल्टेज भी हमारी बिल्कुल ओके है। आगे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर है एक STVU और एक है STVD। अब ये जो दोनों सिग्नल होते हैं दोनों ही STV होते हैं। अब यहाँ पर जो STVU है आपका अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे STVU का मतलब यहाँ पर आपके जो STV वोल्टेज है मिली वोल्ट में बन रही है 12 मिली वोल्ट, और STVD अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो STVD पे हमें 16 मिली वोल्ट की सप्लाई मिल रही है दोस्तों। और अगर हम इनके रेजिस्टेंस को चेक करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें 150 मिली वोल्ट मिल रहा था, तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हमें 150 मिली वोल्ट है। यहाँ पर हमें 1.16
मिल रहे थे, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 1.16 मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1.2 के अराउंड मिल रहे थे, यहाँ पर 1.3 वो दोनों ही सेम है आपके। फिर यहाँ पर आगे चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर देखोगे तो 700 मिल रहे हैं, 727 मिली वोल्ट की वोल्टेज मिल रही है। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा मीटर को ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम आगे चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक है एसटीवी। एसटीवी पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर एक सिग्नल और होता है जो कि हमारा एसटीवी डी होता है। तो एसटीवी डी के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कंपनी ने यूज करी है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे जो रेजिस्टेंस के इनपुट में यहाँ पर मिल रही है वोल्टेज, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है वो यहाँ पर 13 मिली वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और अगर मैं इसके आउटपुट में चेक करता हूँ तो आउटपुट अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे 16 मिली वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यानी ये थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस है, क्योंकि देखो जब भी हम सिग्नल चेक करते हैं और हमारे पास डीएसओ नहीं है तो हमें मिली वोल्ट को मेजर करना पड़ता है, और हमें पता होना चाहिए कि मिली वोल्ट जो है वो स्टेबल है या नहीं, क्योंकि इसमें मीटर का बहुत रोल होता है। तो अभी सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सेट को यहाँ पर बंद करेंगे, और सेट को बंद करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मल्टीमीटर से सभी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, और इन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है अप्रोक्स 100 ओम्स के अंडर होती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू है मुझे देखो 10 ओम दिखा रही है। दूसरी रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर चेक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दूसरी भी 10 ओम की रेजिस्टेंस है। तीसरी अगर मैं चेक करता हूँ तो तीसरी भी जो मेरी रेजिस्टेंस है वो 10 ओम की रेजिस्टेंस है। और चौथी यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो ये भी हमें 10 ओम की रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर कंपनी एक रेजिस्टेंस 10 की लगा रही है और एक ही साथ सीरीज है तो सबकी सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सभी की मेरी सेम वैल्यू देखने के लिए मिल रही है ऑलमोस्ट, जहां तक मुझे लग रहा है कि इसकी फॉल्ट है नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक जो लास्ट की रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल रही है, ये हमें यहाँ पर 56 किलो ओम्स दिखा रही है। एक बार हम इसको चेंज करके भी चेक कर लेते हैं, कई बार रीडिंग गलत आती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों साइड से अभी हमें क्या दिखा रहा है, अभी आप देखोगे तो यहाँ पर जो मुझे रीडिंग दिखा रहा है वो यहाँ पर मुझे कुछ मेगा ओम्स की रीडिंग दिखा रहा है, और एक साइड से अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर जो मुझे रीडिंग दिखा रहा है वो यहाँ पर 55 किलो ओम्स का दिखा रहा है। यानी कि दोस्तों अभी जो मेरी रेजिस्टेंस ये है, ये फॉल्टी कंडीशन में दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हम रिमूव करेंगे, और रिमूव करके यहाँ पर एक 10 ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे, और रेजिस्टेंस लगाने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। अब यहाँ पर 10 ओम या 0 ओम की रेजिस्टेंस का भी यूज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ। रेजिस्टेंस लगाने के बाद देखेंगे कि इसमें हमें जो प्रॉब्लम है क्या स्टिल सेम देखने के लिए मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रेजिस्टेंस लगा देते हैं लेकिन अभी प्रॉब्लम सेम मिलती है, क्योंकि कई बार गेट कॉफ बर्न हो जाती है। ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम है गेट कॉफ बर्न होने की वजह से आती है, क्योंकि ये जो पैनल है हमारे पास ये एक नॉन जीआईपी पैनल है, इसमें गेट कॉफ हमें देखने के लिए मिलती है दोस्तों। तो जब भी आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए आप क्या चीज चेंज कर रहे हो और कितने ओम्स आप वहां पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। और जब भी आप रेजिस्टेंस वगैरह चेंज करते हैं, आईसी पे काम करते हैं, तो आपकी हैंड स्किल दोस्तों बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि जो कंपोनेंट आप निकालना चाहते हो वो कंपोनेंट ना निकले और बाजू वाला जो दूसरा कंपोनेंट है वो निकल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस का यूज करेंगे दोस्तों, और जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो काफी लो ओम्स की होनी चाहिए। तो मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर 0 ओम की रेजिस्टेंस का यूज करूंगा, क्योंकि जस्ट एक टेस्टिंग पर्पज पे मैं इसको लगा रहा हूँ। और आप इसको 0 ओम लगाकर भी दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक 0 ओम की रेजिस्टेंस निकाल ली, और यहाँ पर मैं इसको एक बार लगाकर देखता हूँ कि लगा के देखने पर हमारे पास क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर इसको मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो मैंने इसको अटैच कर दिया। और यहाँ पर लगाने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्लीनिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आप काम करते हो और आप क्लीन नहीं करोगे तो कुछ दिन बाद वापस से सेम कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह जो होते हैं आपके वो वहां पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको क्या काम करते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मैंने इसको यहाँ पर क्लीन कर दिया, और क्लीन करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर टेम्परेचर को डाउन करेंगे, क्योंकि अगर आपने हीट मारी है तो आपके आईसी के ऊपर भी हीट गई होगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 0 ओम की रेजिस्टेंस हमने यूज करी थी, और 0 ओम अभी हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, वोल्टेज देंगे, और वोल्टेज देने के बाद इसकी जो आउटपुट मिली वोल्ट है उसको हम चेक करेंगे कि आउटपुट मिली वोल्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको वोल्टेज देते हैं अडेप्टर के द्वारा। तो यहाँ से हम इसको वोल्टेज दे देते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों जैसे मैंने इसको वोल्टेज दिया हमारा इंडिकेटर आ गया है। इंडिकेटर आने के बाद यहाँ पर अगर हम इसकी इनपुट चेक करते हैं तो इनपुट आप देखोगे दोस्तों
मुझे यहाँ पर 17 मिली वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और आउटपुट अगर मैं देखता हूँ तो आउटपुट भी आप देखोगे मुझे 17 मिली वोल्ट मिल रही है। तो एक बार यहाँ पर सबसे पहले हम पिक्चर की कंडीशन देखेंगे कि हमारा जो मदरबोर्ड है इसमें पिक्चर की कंडीशन क्या हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारा जो पैनल है अभी हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। तो एक बार यहाँ पर मैं इसको होम पेज खोल देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें क्या देखने को मिली है, ये जो बार है अभी हमें स्टिल यहाँ पर सेम देखने के लिए मिल रहा है। बेसिकली इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बीओई का पैनल है। तो जब भी आप बीओई का पैनल आप रिपेयर करते हो तो बीओई के पैनल रिपेयर करने में क्या होता है कि आपका जो ये पैनल है थोड़ी देर के लिए चार्ज हो जाता है, तो आप इसको चला के छोड़ देंगे जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी देख सकते हो हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।